हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 विच इज़ अबाउट योर डायरेक्टिंग एंड योर कंट्रोलिंग। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी जो भी कंट्रोलिंग के मेजर्स हैं, EVA MVA टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग पे बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं जो थोड़ा भारी टॉपिक है। उसके बाद वी विल मूव टू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद थिंग्स। एक और चीज़ भाई, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तुम लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं EVA और MVA के बारे में। देखो, EVA होता क्या है? EVA इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और MVA क्या होता है? इट इज़ मार्केट वैल्यू एडेड। अगर मैं कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो EVA टेल्स अस दैट हाउ मच द कंपनी हैज़ अर्नड ओवर द कॉस्ट। मतलब कि जो भी उसके कॉस्ट रही हैं उसके कंपैरिजन में कंपनी ने कितना अर्न करा है, राइट, कंपेयर टू द कॉस्ट। मतलब कितने कॉस्ट लगे हैं उसके कंपैरिजन में हाउ मच द कंपनी हैज़ अर्नड, राइट। वो होता है आपका EVA, मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी, जिसको हम MVA भी बोलते हैं। वो एक तरीके से ये डिपेक्ट करता है कि हाउ मच द कंपनी, मतलब कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कितनी वेल्थ बढ़ी है, राइट। दैट हाउ मच द वेल्थ ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स हैव इंक्रीज्ड। आई टेल यू अ मोर लाइक स्पेसिफिक लाइन उसमें थोड़ा सा अच्छे से वर्डिंग्स में यू कुड राइट योर एग्जाम। EVA में हम लोग ये बोल सकते हैं कि, वैसे छोड़ो यार, मैं फटाफट से ख़त्म कराती हूँ। तो मैं एक बार अपनी बुक में डेफिनेशन की रीड मार लेना, ठीक है? मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ इसका। तो EVA यही होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय EVA? EVA इज़ बेसिकली तुम्हारी जो भी कंपनी है उसके अंदर कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट की बजाय कितना हुआ है, राइट। देन वी हैव MVA। MVA इज़ बेसिकली वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर एक कीवर्ड याद रखना हो EVA के लिए तो तुम लोग EVA के लिए ये कीवर्ड याद रख सकते हो कि हाउ मच द प्रॉफिट इज अर्न, कॉस्ट को हटा के, कॉस्ट जो कवर हो चुकी है। एंड MVA के अंदर क्या कोर कॉन्सेप्ट है? शेयर होल्डर्स वेल्थ वाला। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ EVA के बारे में, बट उससे पहले आई वांट यू टू डू द डिफरेंसेस। पहले हम लोग डिफरेंसेस कर लेते हैं एक बारी फटाफट से, ठीक है? क्योंकि अच्छा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बाद के लिए नहीं छोड़ सकती, पेपर में आ सकता है। एक मिनट जरा रुक जाओ, सब कुछ एकदम ना मिक्स हो चुका है। तो EVA MVA का डिफरेंस ये रहा, देखो। EVA और MVA। EVA क्या करता है? शोज वेदर कंपनी इज मेकिंग मोर प्रॉफिट इन द कॉस्ट ऑफ मनी, राइट। यही कि जो एक कंपनी है क्या वो ज़्यादा, ये डेफिनेशन में क्या नहीं बताऊंगी, यहाँ पे लिख रखी है। तो इसको ये तुम लिख सकते हो कि शोज वेदर कंपनी इज मेकिंग मोर प्रॉफिट, जो भी कॉस्ट ऑफ मनी है जो वो यूज़ करती है। बट MVA शो करता है कि कंपनी हैज़ इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ ओवर टाइम और नॉट। सो EVA इट शोज कि कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा बना रही है देन द कॉस्ट ऑफ मनी इट यूजेज। एंड MVA shows that how well a company has increased its shareholder wealth. फॉर्मूला क्या होता है इसका? EVA का इट्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। MVA इज योर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी माइनस में कैपिटल जो भी इन्वेस्ट किया गया है बाय शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज मेजरमेंट फोकस। बेसिकली फोकस होता है यही बताते हैं कि कंपनी ने क्या वैल्यू क्रिएट करी है इस ईयर, बेसिकली प्रॉफिट जनरेट करा है दैन द कॉस्ट ऑफ मनी। Then MVA tells us कि about the shareholders wealth. It tells how much wealth shareholders have generated overall. Then we have dependent. तो ये depend होता है किस internal performance of the company पे. The other thing is that it depends mainly on the market perception and जो भी शेयर के प्राइसेस होता है उसके ऊपर। उसके बाद नेचर ऑफ मेजर है, एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉफिट मेजर है आपका EVA, दिस इज मार्केट वैल्यू मेजर। यूजर्स इसको हम लोग मेनली यूज़ करते हैं फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए कैसे परफॉर्मेंस हुआ है, प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। बट इफ़ आई टॉक अबाउट MVA, वी यूज़ इट फॉर टू जज द टोटल शेयर होल्डर की जो जितनी भी वेल्थ क्रिएट हुई है, कितनी शेयर होल्डर की तुम्हारी वेल्थ क्रिएट हुई है, उसके लिए भी यूज़ इट, ठीक है? देन वी हैव बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कि क्या बेसिस होता है इसके कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे हम लोग वही अकाउंटिंग प्रॉफिट वगैरह यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इट्स योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यहाँ पे वी यूज़ करंट मार्केट वैल्यू एंड योर शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, सो दिस वाज योर डिफरेंस। ध्यान से सुन, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट जा रही है कि मैं पूरे दिन इसी में लगी रही थी, बट मैं क्या करूँ, अब नहीं बनी तो रियली सॉरी।
तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। तो ईवी और एमवी में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ईवी जो है इट शोज़ वेदर अ कंपनी इज़ मेकिंग मोर प्रॉफिट इन द कॉस्ट ऑफ मनी, एमवी शोज़ वेदर शेयर होल्डर वाला कॉन्सेप्ट। फिर फोकस ईवीए में किसको दिया जाता है? फोकस ईवीए के अंदर दिया जाता है कि इफ़ द कंपनी हैज़ क्रिएटेड वैल्यू दिस ईयर, एंड दूसरे वाले में दिया जाता है हाउ मच वेल्थ शेयर होल्डर्स हैव गेन्ड ओवरऑल। फॉर्मूले के बारे में अगर मैं बात करूँ ईवी की, सो इट्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका है मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी माइनस में कैपिटल इन्वेस्ट। तो एक तो मीनिंग लिख सकते हो फॉर्मूला, मेजरमेंट, फोकस, देन व्हाट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन, इंटरनल ऑपरेशंस पे है ये, और ये डिपेंड्स करते हैं मेनली मार्केट परसेप्शन एंड शेयर प्राइसेस पे। नेचर ऑफ मेजर इकोनॉमिक प्रॉफिट, इट्स मार्केट वैल्यू। यूजर इसको हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करता है, प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसको हम लोग मेनली यूज़ करते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ को देखने के लिए। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इजी पॉइंट है, लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। डन। अब उसका हमारे पास क्या है, अब ईवी के बारे में चीज़ें हैं हमारे पास। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ ईवी। ईवी जो है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस की प्लानिंग के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए सही रहता है कि उन्हें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड श्योर एम्प्लॉय के कंपनसेशन के लिए, मतलब देखो क्या होता है ना, जितनी ज़्यादा अच्छी ईवी है मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी है कंपनी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड ऑल, तो वो चीज़ है। तो बेटर इंडेक्स होता है एफिशिएंसी देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उससे ज़्यादा बेटर होता है। ये क्यों? क्योंकि अगर आपका ईवी अच्छा होगा तो जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो वो चीज़ है। अब इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कैपिटल की कॉस्ट को रिड्यूस करके, अर्न हाई रिटर्न, रिटर्न को ज़्यादा अर्न करके, यूज़ रिसोर्सेज बेटर, रिमूव करके अनप्रॉफिटेबल यूनिट्स को, और मोटिवेट करके एम्प्लॉयज़ को। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं ईवीए के? बेटर एफिशिएंसी मेजर्स है, इसमें ज़्यादा हम लोग कैपिटल पे फोकस करते हैं। बेटर एफिशिएंसी मेजर से नाइट्स मेजर, राइट, बेटर एफिशिएंसी मेजर है ये। इससे बेटर प्लानिंग हो सकती है, शेयर होल्डर की वैल्यू इंप्रूव हो सकती है इससे। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट एडवांटेज, बेटर एक्विजिशन डिसीजंस। मतलब कि हम लोग एक्विजिशन डिसीजंस इन द सेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन? एक्विजिशन का मतलब होता है एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स और लाइक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज एमपीए। तो हम लोग एक्विजिशन को well about acquisition in like terms of MPA, what does it mean? सो एक्विजिशन इन टर्म्स ऑफ एम पी एम बोल सकते हैं कि गेटिंग द रिसोर्सेज, राइट, रिसोर्सेज पे को लेना एक तरीके से, या तो फंड्स अरेंज करना वगैरह। तो वहाँ पे सही रहता है ये एक्विजिशन डिसीजंस के लिए। लॉन्ग टर्म फोकस रहता है, इट अलाइंस, यहाँ पे डबल एल आ गया, तो इट अलाइंस इंटरेस्ट। लिमिटेशंस क्या है इसके? ये कंसीडर नहीं करता इन्फ्लेशन को, नहीं कंसीडर करता। डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं इसके अंदर। हमारे पास तो छोटा सा फॉर्मूला है बट इसमें और डिटेलिंग्स एडजस्टमेंट्स होती है। इट मे डिस्करेज न्यू प्रोजेक्ट्स। फिर है नॉट गुड फॉर शॉर्ट टाइम, क्योंकि ईवी अगर लंबे समय के लिए लिया जाए तो सही रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल है सम स्मॉल कंपनीज इनिशियली, तो वो जब स्टार्ट करती हैं चीज़ों को तो उनका ईवी अच्छा नहीं होता है, तो इट कैन बी डीमोटिवेटिंग फॉर देम। अब है ईवी और एमवी के बीच में रिलेशनशिप। तो ईवी जो है वैल्यू क्रिएट करता है प्रेजेंट के अंदर, एमवी शो करता है टोटल वैल्यू जो कि क्रिएट की जाती है ओवर टाइम। अगर ईवी पॉजिटिव रहा है ज़्यादा सालों के लिए, इट मीन्स एमवी ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज। दिस इज द रिलेशनशिप, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर ईवी अच्छा है तो एमवी भी अच्छा हो जाएगा। देन वी हैव फाइनेंशियल रेशियोज। पहले ये बता दो तुम्हें अच्छे से क्लियर है या नहीं ईवी एमवी है। मैं इन टॉपिक्स को थोड़ा आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, फिर से मैं बता रही हूँ, ईवी या एमवीए के अगर बीच में डिफरेंस आए तो देख तुम लोग मीनिंग बता दोगे कि ईवीए जो है वो हम लोग एक तरीके से बताता है कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है ओवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एमवीए बताता है कि शेयर होल्डर के वेल्थ के बारे में। फिर तुम लोग मेन फोकस बता सकते हो। एक में इसमें जो है पहले वाले के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो शेयर होल्डर वेल्थ पे नहीं होता, दूसरे वाले पे हमारा शेयर होल्डर वेल्थ पे होता है। और फिर मोर स्पेसिफिकली इट टेल्स अबाउट द प्रॉफिट विच इज बीइंग अर्न्ड बाय द फर्म, राइट। फर्स्ट वाले में फोकस पे। फिर तुम बता सकते हो मेजरमेंट के टर्म्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है। फिर फॉर्मूला वाला, फॉर्मूले में लिख सकते हो द फॉर्मूला दैट वी हैव। आफ्टर दैट यू कैन राइट अबाउट कहाँ पे इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। मैं एक बार दोबारा तुम लोग को दिखा रही थी, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये रहा, काम गया भाई, इसको ऐसे आगे करने में भी टाइम लगता है, ये सारा मिक्सड है ये देखो। और क्या बताया थी मैं, डिपेंडेंट अपॉन इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, डिपेंड्स मेनली ऑन द मार्केट परसेप्शन एंड शेयर प्राइजेस। और मैं बोल रही थी बेसिस ऑफ कैलकुलेशन के बारे में, परफॉर्म, हाँ इसको हम यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। इसको यूज़ करते हैं टोटल शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएटेड। अब ना एक पीईआरटी और सीपीएम भी है, मैं उसका भी डिफरेंस अभी करवा देती हूँ साथ साथ, ठीक है। देखो
PERT और CPM, अब ये क्या होता है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके डिफरेंस भी आप पता होना चाहिए तुम लोगों को, इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट PERT, तो PERT जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द अनसर्टेन नॉन रिपीटेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है। टॉकिंग अबाउट CPM, पहले तुम लोगों को मैं वो फुल फॉर्म ही बता देती हूँ। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय PERT? इट्स प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। PERT तो हमारा होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। व्हाट इट इज़ प्रोग्राम, 4 बार वीडियो को मतलब एक बार स्टॉप करके 4 बार बोलो, प्रोग्राम evaluation and review technique, program evaluation and review technique, program evaluation and review technique, program evaluation and review technique. CPM is your um, क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। दोबारा से सुनो, मेरे पीछे पीछे बोलो जाए। PERT इज ए प्रोग्राम इवेल्युएशन and review technique, program evaluation and review technique. CPM is a critical path method. PERT program evaluation and review technique, CPM critical path method. PERT program evaluation and review technique, CPM critical path method. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले मैं कोर्स कॉन्सेप्ट बता देती हूँ इसका। तो जो PERT है, इट टेल्स हाउ मच टाइम अ प्रोजेक्ट माइट टेक जब वर्क जो है वो अनसर्टेन हो। PERT बताता है कि कितना टाइम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ले सकता है अगर हमारा वर्क अनसर्टेन है, मतलब जब हमारा काम सर्टेन नहीं है, व्हेन वर्क इज अनसर्टेन, देन हाउ मच टाइम कैन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैन टेक, ठीक है। और CPM क्या बताता है? पहले तो मैं ये भी बता देती हूँ मैं कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, ताकि डिफरेंसेस तुम्हें आगे इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिफरेंसेस तुम खुद भी लिख सकते हो। तो इसको जो है हम यूज़ करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन में, स्पेस में, डिफेंस में, लार्ज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? रिसर्च प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन, स्पेस, डिफेंस वगैरह में। CPM दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको ये बताता है हमें एग्जैक्ट टाइम एंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये पूरा पक्का बताता है, CPM नहीं बता पाता। CPM एक तरीके से बोल सकते हो कि इट टेल्स अस हाउ मच टाइम मैन अ प्रोजेक्ट टेक व्हेन द थिंग्स आर अनसर्टेन। CPM बताता है कितना कॉस्ट और कितना टाइम लगेगा, वो भी सर्टेन टास्क के अंदर, ठीक है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में, फैक्ट्री या प्लान मेंटेनेंस में, वो सब। तो अगर मान लो मैं तुम डिफरेंस नहीं कराती हो, तो पेपर में आ जाता तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो मीनिंग के बारे में, होता क्या है, ठीक है। फिर मैं तुम लोगों को भी बताया कि PERT में हम मेन फोकस किस पर देता है? कॉस्ट के ऊपर देता है। बट CPM में किसके ऊपर देता है? हम लोग कॉस्ट और टाइम के ऊपर देते हैं। फिर मैंने बताया कि PERT में अनसर्टेन टास्क होता है, तुम लोग वो लिख सकते हो। CPM में वो टास्क होता है जो कि सर्टेन होता है, पक्का होता है। तो एक मीनिंग हो गया। फिर हम लोग बताते हैं अनसर्टेन, अनसर्टेन होता है एक के अंदर। फिर हम लोगों ने बताया एक और चीज़ बताई थी, क्या बताया? हाँ, कॉस्ट, एक फोकस में एक में होता है कॉस्ट पे फोकस, और एक पे होता है तुम्हारा कॉस्ट और टाइम पे फोकस। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो PERT है उसको हम लोग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसकी जो भी हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो गया, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसकी उसका स्पेस का कोई प्रोजेक्ट है, डिफेंस का है, न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन है, वो सब। CPM में बोल सकते हैं भाई कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई प्लांट मेंटेनेंस है, उसके अंदर। तो ऐसे तुम्हारे पॉइंट्स हो गए, कंसेप्ट समझ हो गया, पॉइंट्स आप बना लोगे। फिर भी तुम लोगों को बता देती हूँ, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है? अनसर्टेन नॉन रिपीटेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या है? रूटीन, रिपीटेटिव, प्रेडिक्टेबल प्रोजेक्ट। फोकस इस पे टाइम पे आता है, इस पे टाइम एंड कॉस्ट पे आता है। सुटेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, बेस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल वर्क। ये अभी तुम लोगों को मैंने अच्छे समझाया। उसके बाद ये कहाँ का सूटेड होता है? बेस्ट फॉर थिंग्स, बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल नहीं है भाई, अनसर्टेनिटी होती है जहाँ पर, और जहाँ पे वो प्रिडिक्टेबल और क्लियर है। एक्यूरेसी नीडेड, हाई प्रिसिजन जॉब्स, रूटीन और नॉर्मल जॉब्स। अच्छा पॉइंट है, एक्यूरेसी नीडेड। हाई प्रेसिडेंस जॉब्स का मतलब वो है कि उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक एरर फ्री, दैट इज़ हाई प्रिसिजन। तो जो आपका PERT दैट इज़ प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड योर रिव्यू टेक्निक, सो इसके अंदर जो है हाई प्रिसिजन जॉब्स है, मतलब थोड़ा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए चीज़ों के अंदर। रूटीन और नॉर्मल जॉब्स तुम्हारी CPM में होती है, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड में। यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, भाई अनसर्टेनिटी है, इसमें नोन टाइम है। ये टेक्निक जो है, ये अच्छा पॉइंट है। PERT इज बेस्ड टू इवेंट्स। PERT जो है बेस्ड होती है इवेंट्स के ऊपर, या तो फिर इट इज़ या तो फिर इट इज़ बेस्ड ऑन इवेंट्स, ठीक है। तो PERT जो होते हैं तुम्हारे इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। तुम्हारी CPM इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़, या तो फिर देर सेट अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़। PERT अकॉर्डिंग टू इवेंट्स एंड CPM अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़।
कैसे याद रखोगे, ट्रिक बताती हूँ तुम्हें, क्योंकि लास्ट का मोमेंट है। CPM है, तो बच्चे कुछ CA कर रहे होंगे साथ में, ठीक है। तो CPM एक्टिविटीज़, CA क्रिटिकल पाथ मेथड, आगे C है, और ये क्या है हमारा एक्टिविटीज़। तो हो गया ये। फिर जो ऑब्वियसली एक में एक्टिविटी आ गई, दूसरे में तो दूसरा आ ही जाएगा, दूसरे में इवेंट आ जाएगा, एक में एक्टिविटी आ गया तो ठीक है, समझ आ गया। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, तुम लिख लोगे इसको इजीली। इसमें फंस रहे होगे तुम लोग, बट अब लिख लोगे क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया। ओके ओके, देन वी हैव, आगे की चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। ओह सॉरी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बस। चलो आ जाओ आगे आ जाओ। फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज क्या बताते हैं, कंडीशन बताता है कंपनी के नंबर्स के अंदर। तो फाइनेंशियल रेशियो एज अ कंट्रोलिंग टूल, परफॉर्मेंस चेक करता है, डेविएशंस देखते हैं, रीजंस देखते हैं क्यों डेविएशन है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। बिफोर आई मूव टू टेस्ट, तुम लोगों ने 12th में पढ़ रखे हैं फाइनेंशियल रेशियोज। अगर तुम ये नहीं देखो, मत देखो इसको और सोच दो अपने दिमाग में, तुमने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ी होगी, सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ी होंगी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़ोगी। मेनली तीन ही थी शायद तुम्हारे 12th में, तुम्हें तीन तो ऑलरेडी याद है, लिक्विडिटी याद है, सॉल्वेंसी याद है, प्रॉफिटेबिलिटी याद है। तुमने एक्टिविटी रेशियोज पढ़ी थी, उसको उनको एफिशिएंसी रेशियोज भी बोलते हैं, देख वो भी याद है। अब दो रेशियोज तुम्हारी नहीं आई हैं, जो कि है तुम्हारा कवरेज, कवरेज रेशियो और मार्केट प्राइस रेशियो। मेरे को याद नहीं तुमने कवरेज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। अब सुनो, चार रेशियोज तुम लोगों को मैं बता देती हूँ, बेसिक बेसिक सी, जो तुमने पढ़ रखी है, अब जो ऑलरेडी रेड रहे तुम्हें याद भी होगा कौन सी। एक तो तुम्हारी वो है सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, दो नहीं है, कवरेज और मार्केट। कौन सी, तो मैं साथ साथ याद भी करा रही हूँ क्योंकि पेपर है तुम्हारा सुबह, ठीक है। कवरेज और मार्केट प्राइस, कवरेज और मार्केट प्राइस, कवरेज और मार्केट प्राइस, कवरेज और मार्केट प्राइस, क्या है, कवरेज और मार्केट प्राइस, कवरेज मार्केट प्राइस। दोबारा से सुन लो बच्चे, क्या है अपने पे, लिक्विडिटी फाइनेंशियल रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियो, एंड देन वी हैव कवरेज और मार्केट, कवरेज और मार्केट, कवरेज मार्केट। अब मैं फटाफट से इनकी कोर चीज़ें बता दी जिसमें ध्यान रखना है। लिक्विडिटी रेशियोज जो होती है हमारी, मेरी ज़रा फॉलो जहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख रखी थी ताकि ईजी रहे मेरे को भी समझाने में, कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, राइट। देखो लिक्विडिटी रेशियोज में ये बताता है कि चेक्स इफ कंपनी हैज़ इनफ कैश एंड करंट एसेट्स टू पे इट्स नियर डेट्स। ये बताता है कि जो कंपनी है उसके पास इनफ कैश और करंट एसेट्स है अपने जो भी क्या बोलते हैं, डेट को पे करने के लिए, नियर डेट को पे करने के लिए। नियर डेट यहाँ पे बेसिकली हम शॉर्ट टर्म डेट्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बताया कि लॉन्ग टर्म लोन्स कंपनी की पे कर सकती है या नहीं कर सकती, जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो होता है डेट एसेट्स रेशियो। देन वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी, कितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो। फिर है एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो, ये बताती है हाउ वेल अ कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट, अपने एसेट्स को कितने अच्छे से इसका प्रयोग कर रही है। एग्जाम्पल, हाउ फास्ट स्टॉक इज सोल्ड, हाउ क्विकली मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। कवरेज रेशियो बताती है कि क्या कंपनी जो भी इंटरेस्ट है या तो उन लोन्स है और बाकी फिक्स चार्जेस इजीली पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ठीक है। फिर है मार्केट प्राइस रेशियो, मार्केट प्राइस रेशियो एनालिसिस बताती है कि कंपनी के शेयर्स जो है, हाउ कंपनी शेयर्स आर परफॉर्मिंग, कंपनी के शेयर्स कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल EPS। सुन लो, 6 तरह के तुम्हारे पास रेशियोज हैं, चार पढ़ के आए रखियो, कौन कौन सी पढ़ के आए हो, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या तो फिर एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी जो नहीं पढ़ के आए, कवरेज रेशियो नहीं पढ़कर, मार्केट प्राइस रेशियो नहीं पढ़ के आए। मार्केट प्राइस तुम MP के तो नहीं कर, तुम मार्केट वाले रहते, चलो मार्केट प्राइस एंड कवरेज रेशियो। अब ये टॉपिक ना बहुत ईजी है, मोटिवेशन रॉबर्ट के लिए तो ढंग से पढ़ाना पड़ेगा। चलो सुन लो मेरी बात, अब ना मैं फटाफट से कराऊंगी चीज़ें जो बहुत बेसिक सी हैं ताकि टाइम फालतू का ना लगे। सिंपल सीधी सी बात। ओके, बिगिनिंग विद द थिंग्स। सबसे पहले हमारे पास है फीचर्स मोटिवेशन के। मोटिवेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल ताकि जो है अकम्प्लिश हो पाए डिजायर्ड गोल्स। टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन जो होती है ना वो इंसान के अंदर से आती है। नीड बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड अपॉन योर नीड्स, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब बार बार चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है।
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, नेगेटिव पनिशमेंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन, सैलरी अच्छी मिलेगी, मैं ज़्यादा मोटिवेट होंगी। रिकॉग्निशन, वैसे वर्क एथिक्स, वर्क के एथिक्स कैसे है किसी भी कंपनी के अंदर। ट्रांसपेरेंसी विद लीडरशिप, लीडर्स किस हिसाब से अच्छे से लीडर्स बातचीत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। कल्चर क्या है वर्क में। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, क्या एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू लर्न एंड टू ग्रो। वर्क लाइफ बैलेंस, उनका वर्क लाइफ बैलेंस कितना अच्छा है, ठीक है। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, उनकी करियर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, कम्युनिकेशन कैसी हो रही है वहाँ पर, ये सब चीज़ें बेसिक। देन वी हैव रॉबर्ट केली का मॉडल ऑफ फॉलोअरशिप। इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, जो फॉलोअरशिप है इसका मतलब होता है कि कैसे लोग जो हैं दिस स्पॉट अ लीडर एंड दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल। सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोअरशिप? फॉलोअरशिप मीन्स हाउ पीपल सपोर्ट अ लीडर, कि कैसे लोग एक लीडर को सपोर्ट करते हैं और वर्क करते हैं टुगेदर अचीव करने के लिए गोल को। तो कह लीजिए कि हमारे दो बिहेवियर डायमेंशंस थे, इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिव वर्सेस पैसिव बिहेवियर। इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग वही होता है कि भाई खुद दिमाग लगा रहा है, खुद चीज़ों के बारे में सोच रहा है, खुद चीज़ों को इवेल्युएट कर रहा है। तो वो टू बिहेवियर डायमेंशंस है। वैसे तो टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स आर लाइक मोर इम्पॉर्टेंट, बट ये फिर मैंने लिख दिया कि कह ली कि दो बिहेवियर डायमेंशंस है, एक है इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग और एक है एक्टिव वर्सेस पैसिव बिहेवियर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स पहला तो, अब देखो इसको मत देखो, बस मेरी बातों को सुनो, आंखें बंद करके इमेजिन करो। एक तुम ले लो, तुम्हारे पास 5 है यहाँ पे डायमेंशंस, ठीक है, 5 है। पहले तो सोचो शीप, शीप क्या होता है, भेड़िया। भेड़िया होता है, पता नहीं यार, जो भेड़िया तो नहीं बोलते उसको, भेड़िया तो आई गेस इज वुल्फ। भाई मेरी हिंदी, चलो एनीवेज तुम शीप सोचो, शीप को इमेजिन करो। अब जो शीप है, भेड़, भेड़ कहते हैं उसे, सॉरी भेड़ कहते हैं नॉट भेड़िया, भेड़ कहते हैं। तो जो शीप है, अब वो एकदम कुछ नहीं करती। अब जैसे उसको मालिक बोलता है, ओ मालिक इन द सेंस ओनर बोलता है, वैसा ही काम करती है। तो क्या है, ये लो इंडिपेंडेंस है इसके अंदर, और ये पैसिव है। पैसिव इज खुद चीज़ों को इनिशिएट नहीं करेगी वो। तो भेड़ वो करती है, बोलते ना मम्मी पापा बोलते होंगे भेड़ बकरी, भेड़ में, भेड़ इज़ लाइक ग्रुप, है ना। भाई मैं मजाक कर रही हूँ, तुम सीरियस मत हो जाना प्लीज़। याद कराने के लिए तो चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, याद हो जाए ताकि, क्योंकि पेपर है। देखो, टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स, शीप, शीप में क्या होता है, लो इंडिपेंडेंस होता है, पैसिव होता है। याद हो गया होगा। अब उसके बाद एक होते हैं यस पीपल। भाई कुछ भी बोलो यस करेंगे। कुछ होते हैं ऐसे बच्चे, टीचर के फेवरेट भी होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, और कुछ बच्चे होते हैं भाई कुछ भी बोलो यस यस यस। तो वो क्या होता है, वो लो इंडिपेंडेंस होता है, मतलब वो एक्टिव तो होते हैं, बस हाँ करने के लिए उनकी ज़ुबान चलती है, तो यस यस यस, एक्टिव और लो इंडिपेंडेंस होती है उनमें, ठीक है। याद हो गया होगा। देखो, शीप एंड यस पीपल। शीप, शीप, शीप क्या होता है, लो इंडिपेंडेंस एंड योर पैसिव। यस पीपल क्या होता है, यस पीपल भी लो इंडिपेंडेंस होता है बट दे आर एक्टिव। खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले एलिनेटेड को छोड़ देते हैं, बात करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं थोड़े, जो बच्चे, बच्चे तो छोड़ो यहाँ पे, सर्वाइवर्स पे आ जाओ। चलो, सर्वाइवर्स एवरेज ऑन बोर्ड डायमेंशन। सर्वाइवर्स एम्प्लॉयज़ में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग जो बहुत वो सेफ साइड खेलते होते हैं ना, सेफ प्ले कर रहे हैं लोग, वो सर्वाइवर्स हैं। देन एवरेज ऑन बोथ डायमेंशंस। फिर इफेक्टिव फॉलोअर्स, दे आर हाई इंडिपेंडेंस एंड दे आर एक्टिव। बचा क्या, बचा बचा एक बचा, जिसकी है तुम्हारा एलिनेटेड। वो क्या है, वो है हाई इंडिपेंडेंस पैसिव। हाई इंडिपेंडेंस पैसिव। देखो तुम्हें एक्टिव सर्वाइवर्स का याद हो गया होगा, एलिनेटेड का तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब फिर से आंखें बंद करो, फिर से याद करो। शीप मैंने तुम लोगों को बताया, लो इंडिपेंडेंस होता है और पैसिव होता है। फिर यस पीपल हर जगह पे हाँ करेंगे भाई, हर जगह पे, तो एक्टिव तो होते हैं बट लो इंडिपेंडेंस होता है। फिर मैंने तुम्हें बताया, चलो फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, उसमें मैंने बताया भाई सर्वाइवर, मतलब वो सेफ खेलेंगे, तो दे आर एवरेज ऑन बोथ डायमेंशंस। फिर मैंने तुम लोगों को बताया फिफ्थ पॉइंट, जो कि इफेक्टिव फॉलोअर्स होते हैं, दे आर लाइक वेरी गुड, दे आर लाइक हाई इंडिपेंडेंस एंड एक्टिव। फिर मैंने तुम्हें बताया था एलिनेटेड। एलिनेटेड मतलब बच के आगे एक तरीके से हाई इंडिपेंडेंस वाला बच गया कॉम्बिनेशन, हाई इंडिपेंडेंस और पैसिव वाला, वही कॉम्बिनेशन हमारा बच गया था, क्योंकि दो लो इंडिपेंडेंस पैसिव एक्टिव हो चुके थे, एक हाई इंडिपेंडेंस एक्टिव है, हाई इंडिपेंडेंस पैसिव भी होगा। ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि पेपर है भाई, इसलिए मैं फटाफट ऐसे थोड़ी सी इस तरीके से बता रही हूँ। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या भाई, तुम समझाया तो है नहीं मैंने क्या होता है इसमें। देखो शीप लो इंडिपेंडेंस पैसिव में क्या होता है भाई, ये लोग जो होता है ना, वही चीज़ है कि दे डू नॉट इनिशिएट एनीथिंग, राइट, दे आर लाइक वेरी पैसिव, एकदम आलसी टाइप लोग। आलसी टाइप तो नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब वो खुद ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को इनिशिएट नहीं करेंगे, वो कभी कोई सजेशन नहीं देंगे, वो कभी किसी चीज़ में मतलब खुद से नहीं बोलेंगे चीज़ों के बारे में, राइट। दे आर ओनली समथिंग समवन जिसको ऑर्डर दे सकते हैं एंड दे कैन डू द थिंग, राइट। तो वो होता है शीप में। यस, पीपल इज लो इंडिपेंडेंस एक्टिव, वो खुद चीज़ें इनिशिएट नहीं करते हैं, उनको बस जो बोलो उसमें हामी भरेंगे, वो चीज़ है। एलिनेटेड कौन से होता है, हाई इंडिपेंडेंस पैसिव, मतलब ये काम बढ़िया तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बट वो ओपिनियंस नहीं देते अपने, ठीक है, अपने ओपिनियंस नहीं देते कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं वो सब। सर्वाइवर्स एवरेज होते हैं, मतलब एकदम सेफ प्ले करते हैं, काम पूरा कर दिया, ज़्यादा वो है नहीं उनको। नहीं सॉरी, एक ना पॉइंट है एलिनेटेड के अंदर, मैं बताना भूल गई। एलिनेटेड फॉलोअर्स वो होते हैं जो ना थोड़ा सा अपना क्या करते हैं, चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, बट वो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू जो कि ना थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, थोड़े से एलिनेट एलिनेट हम ऐसे भी बोल सकते हैं। एलिनेट थोड़ा सा होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एलिनेट थोड़ा सा अलग हो रहना, एलिनेटेड राइट रहना। तो एक ये भी है कि वो थोड़ा सा अपोज करके चीज़ों को बताते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ता है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवर सेफ प्ले करता है, ना ज़्यादा बोलना ना ज़्यादा कुछ करना, जो दिया वो कर देना। इफेक्टिव फॉलोअर्स क्या होता है, हाई इंडिपेंडेंस सबसे अच्छे होते हैं, जो भी अच्छे अच्छे फॉलोअर्स होते हैं भाई वो अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, बताते हैं क्या क्या चीज़ें कमियाँ हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वर्ड होता है, बहुत अच्छा वर्ड है वो, तो उसको यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। फिर से रिवाइज करवा रही हूँ मैं क्योंकि पेपर है। शीप लो इंडिपेंडेंस, योर पैसिव। यस पीपल लो इंडिपेंडेंस बट देर एक्टिव। देन मैंने बताया था थर्ड वाला एंड लेवल को भी होल्ड पे रखो। फिर यू हैव द what do you say, survivors, average on both dimensions, effective followers, high independence active, alienated, high independence passive, done। ओके, क्वालिटीज और अभी तुम लोग कर लोगे यार, इजी है ये, मेन वो चीज़ है। देखो ये है ना, इसलिए देखो ये मैंने क्यों याद कराया तुम लोगों को, क्योंकि ये ना डिट्टो पॉइंट्स लेके आने पड़ते हैं, टेपने पड़ते हैं। इसमें तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो भाई क्या क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, इसमें कुछ माथा पूछी नहीं करनी इतनी। क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव फॉलोअर्स, सेल्फ मैनेजमेंट, कमिटमेंट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए और करेज, हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए कि अब कैसे डेवलप कर सकते हैं लीडरशिप को। ट्रीट फॉलोअर्स एज इंपॉर्टेंट, उनको नई नई स्किल्स सिखाओ, उनको फीडबैक एप्रिसिएशन दो। इन्वॉल्व फॉलोअर्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब अगर तुम्हें पॉइंट्स ना आया तो तुम ये किसी में भी घुसा सकते हो। जजमेंट, जजमेंट है, जजमेंट क्यों लिख रखा है मैंने यहाँ पर, और जजमेंट छोड़ो इसको। वर्क एथिक्स अच्छा होना चाहिए, लॉयल्टी रहे, लॉयल रहे, ईगो मैनेजमेंट वगैरह। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ये भी बहुत बेसिक है, तुमने कंट्रोलिंग पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा तुम लोगों ने उसके अंदर। तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा MBA पढ़ा होगा, मैनेजमेंट और बाय ऑब्जेक्टिव्स, एक पढ़ा होगा तुम लोगों ने क्रिटिकल कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ठीक है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन के अंदर तुम्हारी क्या चीज़ होती है, इन कंट्रोल बाय एक्सेप्शन थिंग इज दैट कि की रिजल्ट एरियाज पे फोकस किया जाता है, राइट। सॉरी है मेरा दिमाग। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन पे वो होता है MBE होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर परमिसिबल लिमिट से चीज़ें बाहर नहीं जाए। जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में तुम्हारे की रिजल्ट एरियाज होता है, ठीक है, वो चीज़ हमने ये भी देखा था कि ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है, होता है मतलब साथ में। और ऑब्जेक्टिव्स नीड्स पे फोकस करते हैं हम लोग। प्रॉम्प्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के लिए प्रॉम्प्ट है कि मतलब डिसीजन जो भी तुम्हारा आया है ना, जो भी तुम्हें लगे डेविएशन, उसको प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई करो। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इकोनॉमिकल, सिंपल, मोटिवेटिंग, टाइमलीनेस। तो वही चीज़ है जो कंट्रोलिंग में होता है कि भाई ऑब्जेक्टिविटी जो है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिकल, तुम्हारा इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, नहीं बहुत महंगा, बहुत पैसे तुम्हारे जा रहे हैं ना। सिंपल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए। अब ना एक तुम्हारा कंट्रोलिंग प्रोसेस भी होता है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है, वो मैं एक बार तुम लोगों को ओवरव्यू करके बता देती हूँ कि व्हाट इज़ इन योर कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि पता चले वो आगे तुम्हारे पेपर में तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वी हैव योर स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस। मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, एक मिनट ज़रा। हाँ जी, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, देन कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। नहीं समझ आएगा देखो। सबसे पहले मैंने सेट किया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की, भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करूँगी, ये चीज़ हुई है नहीं हुई है। आफ्टर इवैल्यूएटिंग, सॉरी इवैल्यूएट कह रही मैं, मेजरमेंट करूँगी परफॉर्मेंस का। देन आई विल कंपेयर विद द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, फिर डेविएशंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेंगे। सो फर्स्ट आई विल सेट द परफॉर्म स्टैंडर्ड्स दैट आई वांटेड टू मीट,
ठीक है। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसके बाद स्टैंडर्ड्स को सेट करने के बाद मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट, देन टेकिंग द करेक्टिव एक्शन एंड आफ्टर दैट क्या होता है, सॉरी, एनालाइज डेविएशंस इन द फोर्थ पॉइंट। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद तुम्हारा मेजरमेंट। मैं अभी इतनी नई वीडियो बना रही हूँ, 136 हो रहे हैं, मैं कुछ भी भूल जा रही हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तुम्हारा प्रोसेस होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना, फिर परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसके बाद कंपेयर करना उनको स्टैंडर्ड्स के साथ, फिर उनको एनालाइज करना और फिर करेक्टिव एक्शन लेना। सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा स्टैंडर्ड्स को सेट करना, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग देम विद द एक्चुअल ones that we have established. After that finding और analyzing the deviations कि deviation कहाँ कमी हुई, फिर उसको बाद करेक्टिव एक्शन है। फिर से बता रही हूँ मैं फाइनल। सबसे पहले जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करना, फिर मेजर करना, उसके बाद उसको कंपेयर करना, उसके बाद करेक्टिव एक्शन को हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे। उससे पहले हम लोग डेविएट जो भी डेविएशंस को एनालाइज करेंगे, देन वी टेक द करेक्टिव एक्शन। ओके डन। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। भाई एम्प्लॉय की एंगेजमेंट बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस हाई होगी, ग्रेटर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये इंप्रूव करता है मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, इट्स अ बेटर कस्टमर सर्विस, ग्रेट एम्प्लॉय कल्चर, पॉजिटिव कंपनी रेपुटेशन, लोअर एम्प्लॉय। बेसिकली मोटिवेशन से एम्प्लॉय क्यों होगा, क्या होगा भाई, वो खुश होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी स्किल्स तो नहीं इंप्रूव हो सकते, बट ये कि स्किल्स हो सकते हैं इंप्रूव, बट फिर इनडायरेक्टली लिंक्ड है क्योंकि काम अच्छे से करेगा तो उसके स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो यही चीज़ है कि भाई वो एंगेजमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, क्रिएटिव होगा, वो मैनेजर एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे, कस्टमर की सर्विस अच्छे से हो पाएगी, एम्प्लॉय कल्चर अच्छा होगा, वो सब। अब लीडरशिप स्टाइल्स में ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, फ्री। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, एक लीडर होता है, वही बोलता है भाई, जो वो बोलता है उसको सब लोग फॉलो करते हैं। पार्टिसिपेटिव में या डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, जो हमारे भारत के अंदर बेसिकली इसमें होता है कि लोगों के लिए, इट्स फॉर द पीपल, राइट, लोगों के लिए ही चीज़ें की जाती है यहाँ पे, तो उनको भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है डिस्कशन मेकिंग के अंदर, वो सब। फ्री रेन या तो लेसास फेयर, इसके अंदर जो है लोग ही सब कुछ करते हैं, लीडर तो कुछ नहीं करता है इसके अंदर, इसमें लोग जो होता है वही सारे डिसीजंस लेता है, मतलब लोग इन द सेंस ऑल द पीपल आउट देयर, जो कि है नॉर्मल पीपल। नेक्स्ट वी हैव लिंकर्ड फोर्थ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप, ये जो है ऐसे मैंने डाल दिया है कि अगर आ गया तो तुम लिख पाओ कुछ ना कुछ। पहले तो एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, इसके अंदर क्या होता है, एक लीडर होता है, अब इसमें सुनता ही नहीं है वो लोगों की, ठीक है, बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव भाई एक लीडर होता है, ऑर्डर देता है, बट इसमें लोगों की सुनता है। कंसल्टेटिव में क्या होता है कि वो ऑर्डर जो चीज़ें करता है इन कंसल्टेशन विद द पीपल, लोगों के साथ थोड़ी सहमति करके। पार्टिसिपेटिव में होता है कि लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और मैनेजर को बहुत रिलीफ मिलता है कि चलो ठीक है पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये। उसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लीडरशिप स्टाइल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर में क्या है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, टीम डायनामिक्स कैसे है, कंपनी की वैल्यू क्या है, कैसी है, कम्युनिकेशन प्लान, कम्युनिकेशन किस हिसाब से हो रहा है, रिसोर्स को किस हिसाब से एलोकेट किया गया। एक्सटर्नल में क्या है, तुम्हारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ट्रेंड्स कैसे है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, और कल्चरल फैक्टर्स। अब है बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों चीज़ों को मुझे तुम्हें याद कराना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच, इसमें तुम्हारी चार चीज़ें हैं। एक तो है तुम्हारा कस्टमर फोकस, कस्टमर पर्सपेक्टिव, एक है फाइनेंशियल, ये तो तुम लोग इजीली कर लोगे, कस्टमर और फाइनेंशियल दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर मेन, जो इजी कस्टमर का पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फिर है तुम्हारा लर्निंग और इनोवेशन और बिजनेस एंड प्रोडक्शन। क्या है, लर्निंग एंड इनोवेशन एंड बिजनेस एंड प्रोडक्शन। बीपी बढ़ गया, क्यों बीपी बढ़ गया भाई, कल पेपर है और ये बस ये यूनिट रहती है तो मेरे को फटाफट से तैयारी करनी है। बीपी बढ़ गया ना तो बिजनेस एंड प्रोडक्शन, बीपी, बिजनेस एंड प्रोडक्शन। मेरे को पता भाई मैं बहुत ज़्यादा लेम जोक्स मार रही हूँ, पर तुम्हें याद हो रहा है, वही तो करना है, याद ही तो करना है तुम लोग यहाँ पे। देखो कस्टमर की पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, बीपी बढ़ गया, बिजनेस एंड प्रोडक्शन बचा, क्या लर्निंग एंड इनोवेशन बचा, हो गया यार। क्या बताया मैंने, कस्टमर का पर्सपेक्टिव बताया, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बताया, लर्निंग एंड इनोवेशन की बच गया ये, और बिजनेस एंड प्रोडक्शन क्योंकि बीपी बढ़ गया।
कस्टमर परस्पेक्टिव, फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, बीपी बढ़ गया यानी कि बिजनेस एंड प्रोडक्शन, बचा क्या, लर्निंग एंड इनोवेशन। अब क्या एडवांटेजेस है, आप कस्टमर में समझा दो क्या होता है कस्टमर परस्पेक्टिव। क्या होता है कि भाई वो कस्टमर के परस्पेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं कि भाई कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो पा रही नहीं हो पा रही, उसको अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहे वो सब। फाइनेंशियल परस्पेक्टिव में कितना मेरा पैसा लग रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है वो। लर्निंग एंड इनोवेशन परस्पेक्टिव, क्या वही लर्निंग हो पा रही है एम्प्लॉयज़ की, क्या कंपनी खुद सीख पा रही है वो। बिजनेस एंड प्रोडक्शन ये है कि प्रोडक्शन हम किस हिसाब से कर पा रहे हैं, हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है वो सब। अब इसके फ़ायदे क्या है, अभी कंप्लीट पिक्चर देता है, इसमें हम चारों फैक्टर्स को कंसीडर करता है, शो करता है कि ऐसी सारी चीज़ें कनेक्टेड है। इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एम्प्लॉइंग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, इट बेटर कम्युनिकेशन फीडबैक होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इट बैलेंसेस डिफरेंट एरियाज, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस। क्या है, कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है तुम्हारा एमबीओ, डिफ़िकल्ट होता है टू इम्प्लीमेंट फुली, एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट कर सकते हैं कि भाई क्या है ये, कि भाई मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत ज़्यादा ये, कॉस्टली एंड रिसोर्स इंटेंसिव, रिसोर्स बहुत लगता है, डिपेंड्स ऑन गुड क्वालिटी डेटा। जरूरी कि गुड क्वालिटी डेटा इन द सेंस यहाँ पे एक्यूरेट डेटा आए, ठीक है, गुड क्वालिटी मीन्स एक्यूरेट, टू मैनी मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स है इसमें, नीड रेगुलर अपडेटिंग, बार बार अपडेट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारा डेटा ओवरलोड जाता है, रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और प्रेशर हो सकता है, मतलब कि कॉम्प्लिकेट है। अब एक तुम्हारा लीडरशिप एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हर्ट्सबर्ग, ख़त्म। उससे पहले मैं खुद तुम्हें कुछ चीज़ें बता देती हूँ, और डिफरेंस भी है बाय द वे इसके बाद, थ्योरी एक्स और वाई की। और एक और चीज़, एक ना मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ चीज़, अब मेरे को खुद नहीं पता मैं क्यों भूल गई हूँ, मैं वो सीक्वेंस में चीज़ें कर रही थी, पर मैं चीज़ें भूल चुकी हूँ लिखनी, वो तो मैं तुम लोगों को ना बता देती हूँ, बहुत बेसिक है। क्योंकि मैं देखो अपनी नोट्स के अंदर ही मैंने पी आर टी सी पी तुम्हें पढ़ा दिया, मोटिवेशन पढ़ा दिया, बट बीच में एक टॉपिक छूट चुका है जो मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी वजह से, और तुम्हें सुनना पड़ेगा वो क्योंकि वो अच्छा टॉपिक है। सुनो, एक ना होता तुम्हारी इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस, और हम भी जो हमने कहा ना वो फाइनेंशियल रेशियोज थे स्टार्टिंग में, मैं बार बार पीछे पीछे नहीं कर रही क्योंकि सब मिक्स मैच हो जाएगा। जो हम लोगों ने पहले किया था ना बच्चे, वो था हमारा फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, एक होता है इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो, इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस बेसिकली और आर ओ आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तुमने कितना इन्वेस्ट करा तुम्हें कितनी रिटर्न मिले, बस यही चीज़ होती है दोनों के बीच में, कि आर ओ आई इज़ योर इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस एंड वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आर ओ आई बताता है हाउ मच प्रॉफिट एक बिजनेस अर्न करता है। सो आर ओ आई इज़ बेसिकली योर प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है अपॉन इन्वेस्टमेंट, या तो फिर सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट अपॉन सेल्स हम लोग बोल सकते हैं, तो कट कट करके वही चीज़ें आएंगी। सो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट या तो फिर सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट अपॉन सेल्स। देन वी हैव एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। आर वाई तुम लोग को पता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको, ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट डिविजन्स को कंपेयर करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स के साथ गाइड करने के लिए, मैनेजर डिसीजंस को कंट्रोलिंग की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या है, एनकरेज करता है ये हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच को, इट इज़ सॉर्ट ऑफ ईजी कंपैरिजन हो पाता है इससे। ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, इट इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, इट शोज ओवरऑल एफिशिएंसी। लिमिटेशंस क्या है इसके, बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है मनी के ऊपर, मैनेजर्स जो है दे मे थिंक द शॉर्ट टर्म, नीड्स इन नीड्स many calculations and data, difficult to compare sometimes, and ignores outside factors और external factors। ठीक है, मैंने तुम्हें समझा दिया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इसका वो टेक्स्ट भी मुझे देना, मेरे को बता देना भाई, मैं पिन कमेंट में डाल मतलब कमेंट करके पिन कर दूंगी उसको, तुम लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना डिसएडवांटेज ख़त्म। अब लीडरशिप एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप और फॉलोवरशिप के बीच में भी डिफरेंस कराना है, बट ये टॉपिक जो है थोड़े से जल्दी हो जाएंगे, इसमें ना वो नहीं है इंजॉल वाले प्रोसेस की तरह था, टाइम नहीं लगने वाला, इससे जल्दी हो जाएंगे। देखो, लीडरशिप एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर ये आ जाए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंस लिखनी है लीडरशिप की, तो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप होता क्या है, प्रोसेस होता है जिससे हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के बिहेवियर को फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रोवाइड करती है डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है,
ये बिल्ड करती है टीम वर्क और कॉपरेशन को. इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. इट हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. इट इंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन. प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करती है. देन वी हैव हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. मैंने यहाँ पे जेड डालना है बच्चे, यहाँ पे ना जेड होता है हर्ट्जबर्ग के अंदर. तो ये तो मैंने बताया लीडरशिप के बारे में. अपना लीडरशिप और फॉलोअरशिप का डिफरेंस होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है. मैंने यहाँ पे डेल्फी में भी डेली मेथड लिख दिया. ओ माय गॉड, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा टाइप हो जाता है यार. तो मेरे को एक बारी मैंने तुम्हें बता दिया EVMV के बारे में. चलो एक चीज़ हो गई. PRT CPM बता दिया. लीडरशिप फॉलोअरशिप है. उसके बाद है ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ये भी बताना पड़ेगा कि अच्छा टॉपिक है. देखो लीडरशिप और फॉलोअरशिप के बारे में मैं बता दी तुम्हें. लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है कि लीडिंग पीपल. मैंने ये बहुत सिंपल वे में लिख रखा है. पेपर में इतने छोटे छोटे पॉइंट में लिख के आना, इनको एलैबोरेट कर लेना. लीडरशिप में लीड करता है लोगों को, फॉलोअरशिप में सपोर्ट करता है. मेन रोल क्या होता है? लीडरशिप का रास्ता दिखाता है और फॉलोअर्स फॉलो करता है उसको. लीडर क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में दे टेक मेजर डिसीजन. और जो भी ये है फॉलोअरशिप में, they accepts and acts on decisions. Responsibility for results of team, they're responsible जो भी टीम्स के रिजल्ट है उसके लिए. यहाँ पर they're responsible अपने टास्क को खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. स्किल्स नीडेड, विजन, मोटिवेशन, डायरेक्शन चाहिए होता है इसके लिए. और इसके लिए जो है कॉपरेशन, डिसिप्लिन, टीम वर्क चाहिए होता है. फॉलोअरशिप के लिए कॉपरेट करने के लिए, कॉपरेशन के लिए, डिसिप्लिन के लिए टीम वर्क. डिसिप्लिन, टीम वर्क. इन्फ्लुएंस क्या है? इट इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्स अदर्स. ये जो है discipline, teamwork, supports and encourages leader. ठीक है. यहाँ पे ये ऊपर क्या है देखो, स्किल्स नीड, विजन, मोटिवेशन, डायरेक्शन. इसमें कॉपरेशन, डिसिप्लिन, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्स अदर्स. ये सपोर्ट्स करते हैं लीडर को. पर्पस होता है टू गाइड द टीम एंड टू हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड फॉलोअरशिप. गोल क्या है? गोल्स को सेट करता है यहाँ पे और वर्क करता है अचीव करने के लिए. बेस देखा, तुम बना के भी लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे. बस देखो सुनो मेरी बात, तुम्हारा पेपर है सुबह, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई. प्रेजेंटेशन अच्छी करना, ठीक है. टीचर्स नहीं पढ़ती भाई, पूरा पेपर नहीं पढ़ती वो, इतने बस इतना टाइम नहीं होता. बस प्रेजेंटेशन अपने अच्छे रखना. ये भी नहीं कि तुम कंटेंट भी बहुत ही वैसा लिख दो. कंटेंट भी तुम्हारा ठीक ठाक होना चाहिए. ये नहीं कि पूरी बुकिश लैंग्वेज लिख दो. अपने वर्ड्स में लिख सकते हो भाई तुम लोग, ठीक है. बस कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए. यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. MP इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट सब्जेक्ट. और वन शॉट्स भाई अच्छे से देख के जाना और हर एक टॉपिक पढ़ लेना. इसमें से जो जो मैं करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट, ये तो चलो हो गया. अब है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. वी आर डन विद दिस. भाई मैंने उसका डिफरेंस डाला था. भाई मैं सोचूं मैस्लो थ्योरी, एक्स थ्योरी, भाई ठीक है. देखो इसके बाद हम लोग मैस्लो की थ्योरी वगैरह करके उसके डिफरेंसेस वगैरह कर लेंगे. अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो. ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, अब ये क्या चीज़ है? देखो ट्रांजैक्शन तुम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस होती हैं, होती है नहीं होती, मतलब एक के बदले दूसरी चीज़. ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है? वो होता है बदलाव लाना. अब ट्रांजैक्शन का बेसिस क्या है? ट्रांजैक्शनल वही यहाँ पे भी होता है. तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या होता है ना, वो क्या होता है? लीडर बताता है कि ये काम करो, एम्प्लॉयज़ करते हैं. अब एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं, वो रिवॉर्ड देते हैं. ट्रांजैक्शनल. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है भाई? वो लीडर्स जो है वो उनको दिल से बांध देते हैं. दिल से बंधी एक डोर. भाई मेरे लेम जोक्स, सॉरी गाइस, ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है? वो अपनी वैल्यू से बांध देता है लोगों को, ठीक है. वो चीज़ है. तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप बेसिस क्या है? अब तुम लोगों को याद रहेगा ना गाने से मेरे कि भाई मैंने गाना गाया था बहुत अच्छा, तो तुम लोगों को याद रहेगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में था ये. एनीवेज, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन एक्सचेंज रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर्स. ये जो है बेस्ड होता है एक्सचेंज रिलेशनशिप पे बिटवीन योर लीडर्स एंड फॉलोअर्स. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है? लीडर के वैल्यूज़ बिलीव्स पे होता है. मेथड क्या होता है? यहाँ पे रिवॉर्ड्स देता है अगर अच्छा काम करता है वो. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में लीडर ही भाई इतना बढ़िया होता है ना, उसको देख के दिल खुश हो जाता है. लीडर का करिश्मा, विजन, एनर्जी. अब मैं थोड़ी सी ना वो है, रुक जाओ, तो मैं इजी वर्ड्स में बताती हूँ. वैसे ये भी इतना मुश्किल नहीं है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू वेरी इजी नाइस एक्सप्लेनेशन. तो मैं ज़रा 1 मिनट वीडियो को पॉज कर देती हूँ और इसको मैं इजी वर्ड्स में तुम्हें बता देती हूँ. 1 मिनट रुक जाओ.
क्योंकि ये मैं समझा तो दूँगी बट लंबे समय तक के लिए, लंबे समय तक उसे टिकाना भी नहीं है, बट पेपर में थोड़ा नहीं याद रहेगा ये, सुबह सुबह बैठ के जा रहे हो कि मैंने लेट डाली है। एनीवेज, ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, मैंने बता दिया बेसिस क्या होता है एक्सचेंज रिलेशनशिप, और इसमें बेस्ड होता है ऑन लीडर्स वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। ठीक है, इंस्पिरेशन तुम लोग बोल सकते हो, वही रिवॉर्ड्स का यूज़ करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो है करिश्मा का यूज़ करा जाता है। ओरिएंटेशन क्या होता है, टास्क फोकस्ड होता है यहाँ पे। रुक जाओ एक बारी। हम्म, हाँ जी, अब देखो, ट्रांजैक्शनल में बोल सकते हो व्हाट इट इज ऑन बेस्ड ऑन, सो इट इज बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड, द अदर वन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड बिलीव्स। अब है लीडर कैसे मोटिवेट करता है, लीडर मोटिवेट कर सकता है बाय गिविंग रिवॉर्ड्स, एंड ट्रांसफॉर्मेशनल में जो है वो इंस्पिरेशन एनर्जी का यूज़ कर सकता है। फोकस किस पे होता है इसके अंदर, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में फोकस होता है टास्क की, भाई बस तुम लोग अपना काम खत्म करो बस। बट ट्रांसफॉर्मेशनल में किस पे होता है, गोल्स पे काम होता है। स्टाइल क्या है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का, इट इज़ वेरी काम, रूटीन एंड नॉट वेरी एक्टिव। ट्रांसफॉर्मेशन में एकदम एक्टिव है, एनर्जेटिक, इंस्पायरिंग है। ये क्या है, स्टाइल है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। अब लीडर क्या करता है, मेनली ट्रांजैक्शनल में बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा विजन देता है और बोलता है लोगों को फॉलो करने के लिए। ट्रांजैक्शनल में नॉर्मल इंप्रूवमेंट होती है, बट ट्रांसफॉर्मेशनल में जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत अच्छी होती है। विजन क्या होता है, ट्रांजैक्शनल में सिर्फ लीडर का विजन होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल में विजन इज शेयर विद द टीम। मॉनिटरिंग के अंदर इट कीप्स चेकिंग द वर्क, ट्रांसफॉर्मेशनल में एनकरेजेस पीपल टू मोर देन एक्सपेक्टेड। अब मैं तुम्हें बोल दूँ कि ये है, मैं तुम लोगों को कोई उस पर डाल दूँगी नीचे पिन करके कमेंट के अंदर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम मेरे को बता देना कमेंट के अंदर। देखो, तो सुन लो मेरी बात, अगर नहीं मैं डालती फिर भी तुम लोग सुन लो भाई क्या लिखना है। मैं तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट समझा दी। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रिलेशनशिप। ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यूज, कल्चर, बिलीफ। रिवॉर्ड इसमें जो है प्रॉपर रिवॉर्ड देते हैं ट्रांजैक्शन वाले में, इसमें करिश्मा वगैरह। ट्रांजैक्शन में हम लोग बोल सकते हैं उनका जो मेन एम होता है वो होता है सिर्फ टास्क कंप्लीट हो जाए, इसमें पूरा गोल को लेके चलता है। ट्रांजैक्शनल में ये होता है कि जो वर्कर है ना, ही इज़ नॉट द लीडर, लीडर इतना कनेक्टेड नहीं होता, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल वो जो लीडर है वो विजन, पूरे कंपनी के बारे में विजन, लाइक विजनरी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है यहाँ पर। ओके, वो चीज़ है। और और क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ अप्रोच पैसिव और स्टेबल होती है, मतलब वो दिल से नहीं करता है इतना काम। ट्रांसफॉर्मेशन में गोल ओरिएंटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव और डायनामिक होती है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर वो मॉनिटर करता है कि ठीक है इतना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इतना हो जाए, पर ट्रांसफॉर्मेशनल में वो इंस्पायर करता है लोगों को कि वो अच्छे से करें। और इट गिव्स अ बिग डिसीजन। और लीडर करता है क्या ट्रांजैक्शनल के अंदर, वो बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशनल में वो एक बिग विजन देता है, मोटिवेट करता है लोगों को करने के लिए। डन 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 डन। अब फटाफट से भाई मैस्लो वगैरह को पढ़ लेते हैं हम लोग, इजी है वो, तुम लोग पढ़ के आ रखे है। यूनिट टू जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं यूनिट टू भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगी फटाफट। रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी तो तुम्हारा प्लानिंग का है, ये भी प्लानिंग का है। प्लानिंग में बस दो डिफरेंस है, ये मैंने पढ़ा दिया है। ओके, ये अपना हो चुका है। ऐसे देख के अच्छा लगता है ना, ये चीज़ें हो गई हैं। चलो, अब है हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। देखो, अब हाँ जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, उन्होंने हर्ट्जबर्ग जी ने क्या किया, उन्होंने दो फैक्टर्स बताए। ठीक है, बेसिकली उन्होंने दो फैक्टर्स बताए, एक होता है मेंटेनेंस और एक होता है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो मेंटेनेंस फैक्टर्स वो होता है जबकि सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। मेंटेनेंस फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स दैट डू नॉट गिव सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन नहीं देते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर्स जो होता है वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, बट अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। जैसे कि पंखा का एग्जाम्पल लेता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, वैसे इन एन ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स आर डिफरेंट। जैसे कि पंखा है, ठीक है, अब भाई प्रेजेंट है, मेरे को सेटिस्फैक्शन तो नहीं दे रहा, पर अगर भाई पंखा बंद कर दिया जाए, चलो तो सर्दियों का टाइम है समझ आता है, पर अगर गर्मियों का टाइम होता, ठीक है, अगर पंखा बंद कर दिया जाए तो मेरे को होती है डिससेटिस्फैक्शन, होती होती क्यों नहीं होती। तो वही है तुम्हारा मेंटेनेंस फैक्टर वाला चीज़। तो मेंटेनेंस फैक्टर्स जो होता है ना, द प्रेजेंस विल लाइक टू एन एक्सटेंट, दे विल
नॉट सेटिस्फाई यू बट देयर एब्सेंस विल डिससेटिस्फाई यू, तो इनको डिससेटिस्फाइड भी बोला जाता है। जैसे कि तुम्हारी कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पीयर्स के साथ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद योर सबॉर्डिनेट्स, सैलरीज, जॉब सिक्योरिटी, वो सब मोटिवेटिंग फैक्टर्स में तुम्हारा अचीवमेंट, रिकग्निशन, एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, ये सब तुम्हारा रहता है मोटिवेटिंग फैक्टर्स के अंदर। अब मोटिवेटिंग फैक्टर्स वो होता है जिनका, जो तुम्हारा ऑन द अदर हैंड मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं एक तो इंट्रिंसिक पार्ट्स होते हैं जॉब्स में, पर अगर ये मोटिवेशन फैक्टर्स बढ़ते हैं राइट, सो दे विल इंक्रीज योर सेटिस्फैक्शन राइट। अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स बढ़ा दिया जाए तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, पर अगर उनको कम कर दिया जाए तो ऐसा नहीं कि तुम डिससेटिस्फाई हो जाओगे, नहीं होगे। सो द इंक्रीज ऑफ दीज फैक्टर्स, they will of course, this will of course make you satisfied, but their absence will not make you dissatisfied। जैसे कि तुम्हारा अचीवमेंट रिकग्निशन है कि भाई ठीक है अगर मिल गया तो तुम खुश हो जाओगे, पर अगर नहीं मिला तो ऐसा तो नहीं है कि तुम डिससेटिस्फाई हो जाओगे। वही अगर मेंटेनेंस फैक्टर में अगर जो है तुम्हें सैलरी नहीं दे रहे तो भाई तुम तो हो गए डिससेटिस्फाई ना, मिल रही हो तो तुम कौन सा सेटिस्फाई हो रहे हो, तो नॉर्मल है, मिलनी है वो तो वही चीज़ है। अब इसकी क्रिटिकल अप्रेजल है यहाँ पे जो मैंने लिखी है, यहाँ पर आ सकता है पेपर के अंदर। तो क्या है, पहले तो मोस्ट एप्लीकेबल टू नॉलेज वर्कर्स, सबसे एप्लीकेबल तो नॉलेज वर्कर्स में, ये जो है इन्होंने सिर्फ नॉलेज वर्कर्स के ऊपर ही कंडक्ट किया था, जो बाकी नॉर्मल वर्कर्स होते हैं उस पर कंडक्ट ही नहीं किया था, जैसे इन्होंने अकाउंटेंट्स पर, इंजीनियर्स पे कंडक्ट किया था, तो बाकी वर्कर्स पे नहीं किया था, तो इट्स नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इट सफर्स फ्रॉम बायस। अब लोगों से पूछा जाएगा कि फैक्टर्स के बारे में बताओ, तो भाई लोग तो वही बताएंगे ना जो वो सामने वाला इंटरव्यू सुनना चाहता है, वो रियल थोड़ी बताएंगे, जो सुनने में अच्छा रहेगा वो वही बताएंगे। फिर 200 ही अकाउंटेंट्स का कहना, वही स्मॉल सैम्पल पे, इट इज़ नॉट समथिंग विद दैट वी कैन रिलाई ऑन। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा टेंशन दिया जा रहा है, परफॉर्मेंस पे नहीं दिया जा रहा है, पे सेटिस्फैक्शन पे दिया जा रहा है टेंशन। लोगों के हाथ से ऑनेस्ट नहीं थे, मैंने बताया डिस्टिंक्शन और मेंटेनेंस और मोटिवेटिंग की फैक्टर्स बीच में नहीं है। जैसे यूएस के लिए, यूएस एक एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेंटेनेंस फैक्टर क्या है, वर्कर इन यूएस मे बी वेरी मच, क्या लिखा है मैंने, what is maintenance factor for a worker in the United States may be very much a motivation for Indian worker। अब maintenance factor है मान लो यूएस के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी, बट इंडियन वर्कर्स के लिए वो अमाउंट ऑफ सैलरी मोटिवेटर है। तो वो चीज़ है, सेटिस्फैक्शन हमेशा इंप्रूव नहीं करती परफॉर्मेंस, नॉट ऑलवेज सेटिस्फैक्शन विल परफॉर्म इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। कभी कभी हो सकता है कि वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो भाई, पर उसकी तबीयत खराब हो, परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो ढंग से, 100 चीज़ें होती हैं। फिर है मैकग्रेगर की अप्रेजल। अब ये मैकग्रेगर है जिन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी है। अब डिफरेंसेस पढ़ लोगे ना तो मैं सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और मैंने डिफरेंसेस लास्ट में डाल रखे हैं, ये रहा। तो इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी थी। तो थ्योरी एक्स क्या कहते हैं, थ्योरी एक्स बोलते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको काम ही नहीं करना। देखो थ्योरी एक्स ऐसी है जो कि कोस कोस के सारी की सारी बुराइयां बताती है तुम्हारी वर्कर्स के लिए, पर थ्योरी वाई क्या है जो अच्छाइयाँ बताती है कि वर्कर तो भाई भगवान है, उनसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। थ्योरी एक्स जो है उसको बहुत डाउनग्रेड करती है, भाई वर्कर तो एकदम निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, नकारा है, आलस है, भाई कुछ नहीं होता वर्कर से, ठीक है। तो थ्योरी एक्स क्या बताती है, इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क। थ्योरी वाई बता दे कि वर्क एकदम नेचुरल है, लाइक रेस्ट और प्ले। थ्योरी एक्स में अनएम्बिशियस एंड दे प्रेफर टू बी डायरेक्टेड बाय अदर्स, यहाँ पे थ्योरी वाई बताती है एम्बिशियस एंड दे आर कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग देयर ओन बिहेवियर। थ्योरी एक्स में दे ट्राई टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्योरी वाई में दे एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर प्रॉपर कंडीशंस। यहाँ पे लैक क्रिएटिविटी एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्रिएटिविटी एकदम वाइडली स्प्रेड है। थ्योरी एक्स में दे फोकस ऑन लोअर लेवल नीड, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी। थ्योरी वाई में बोथ लोअर लेवल एंड हायर ऑर्डर नीड्स पे फोकस किया जाता है। थ्योरी एक्स में सिर्फ लोअर लेवल नीड्स पे, एंड यहाँ पे ध्यान अच्छा पॉइंट है ये, थ्योरी एक्स में लोअर लेवल पे लाइक साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी पे, एंड यहाँ पे लोअर लेवल एंड हायर लेवल नीड्स आर लाइक आर सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी एक्स में क्या है, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन आर रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थ्योरी वाई में है सेल्फ डायरेक्शन सेल्फ कंट्रोल, या सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है। हाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी से याद है भाई, एक बार में तुम लोग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस भी करके चले जाना, या फिर मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बता दूंगी, ठीक है। हाँ तो बताती एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन जो है तुम्हारा,
एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन चाहिए होता है इसके लिए। बट थ्योरी वाई जो है वो क्या बोलती है, थ्योरी वाई हमारा ये बोलती है कि सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल से भी चीज़ें हो जाती है, बिकॉज वो खुद ही ड्रिवन होते हैं, राइट। द नेक्स्ट वी हैव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेशन होता है। अब यहाँ पे लोगों के पास जो है सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं होता है, ठीक है। एंड दूसरे वाले के अंदर क्या है, पीपल लाइक हैव सेल्फ मोटिवेशन, दूसरे के अंदर दे आर सेल्फ मोटिवेटेड डन। तो यही थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में उसमें बता दूँगी, ही प्रपोज टू मॉडल्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स दीज आर द थिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई ये सारी चीज़ें हैं, ओके। वैसे तुम लोग चाहो तो बुक्स से डिटेल में पढ़ सकते हो, पर ये वन शॉट है, मेरे को फटाफट से चीज़ें ख़त्म करनी है, बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। 1 घंटे में तो पूरी यूनिट ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि फिर टॉपिक्स भी एकदम गिन चुन लेने पड़ते हैं। हाँ जी। तो वी वर ऑन मैकग्रेगर, मैं तुम लोग को बता दी मैकग्रेगर की क्या चीज़ें थी। ध्यान रखना हर्ट्ज़बर्ग ने जो है वो 2 फैक्टर मॉडल दिया था, मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और वाई। मैकग्रेगर जो है वो लास्ट का है, तो उसने थ्योरी एक्स और वाई दिया था, बुक में लास्ट में दिया रखा है। हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी जो है वो दूसरे नंबर पर दे रखा है तुम्हें, तो उससे भी याद रख सकते हो कि हर्ट्ज़बर्ग वाला दूसरे नंबर पर किया था। फिर से भाई मेरे तरीके याद कराने के तुम्हें बहुत ऑड लगते होंगे तुम्हें, भाई मैं कैसे तुम्हें याद कराती हूँ, बट याद हो जाना चाहिए भाई। एनीवेज मैकग्रेगर की अप्रेजल क्या है भाई, बहुत सिंपल है भाई, इतना बेसिक इसने बता रखी है चीज़ें, कुछ नई चीज़ ने बताई नहीं। मैनेजर जो है एक स्टाइल नहीं यूज़ करता है। अब कुछ वर्कर्स होते हैं कि भाई जो बहुत ही आलसी टाइप होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत मोटिवेटिंग होता है, मोटिवेट होता है। नॉट गुड फॉर ऑल जॉब, सारे जॉब्स के लिए नहीं सही होता है, कुछ के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। अब लोग चेंज करते हैं, अब ज़रूरी थोड़ी एक आलसी व्यक्ति हमेशा ज़िंदगी भर आलसी रहेगा, नहीं। शोज एक्सट्रीम्स दिखाता है, एक्सट्रीम दिखाता है, कोई बहुत अच्छा इंसान है, कोई बहुत बुरा, इन द सेंस बहुत आलसी है। मैनेजर्स के पास थ्योरी असम्पशंस हो सकते हैं, ओवरलुक्स कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एनीवेज नेक्स्ट वी हैव मैस्लो। अब मैस्लो में क्या है, मैस्लो बोलता है कि भाई जो भी नीड फॉल होगी वो एक हायरार्की के थ्रू ही होगी। पहला होता है साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर होता है सेफ्टी, सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स। अब मैं बताती हूँ, बताऊंगी तुम लोगों को साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में। साइकोलॉजिकल नीड्स वो बेसिक नीड्स होती है तुम्हारी, जो हर एक इंसान को चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूवीज़ में बोलते हैं ना कि एक इंसान को जीने के लिए क्या ही चाहिए, सर्वाइवल नीड्स चाहिए, खाना रोटी कपड़ा मकान, वो सब। तो वही होती है तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स। सेफ्टी नीड्स के अंदर तुम्हारा आ जाता है तुम्हारे पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस प्लान, जॉब सिक्योरिटी, वो सब। सोशल नीड्स में आता है इंसान को भाई वार्तालाप करने की ज़रूरत है, वो एक सोशल एनिमल है, तो वही चीज़ें रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सॉरी सॉरी क्या बोलते हैं, वही सोशल रिलेशनशिप्स लाइक कम्युनिकेशन एंड ऑल, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स। एस्टीम में आया तो तुम्हारा वही सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉलेज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। जब इंसान ने सब कुछ अचीव कर लिया होता है तो लास्ट में बिल्कुल ही नीड आती है, दीज आर द नीड्स फॉर रियलाइजिंग वंस ऑन पोटेंशियल। साइकोलॉजिकल होती है नेचर में, और बेसिकली यही होता है जो लास्ट में होती है, लाइक इट कॉन्टिन्यूड सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर continued self development and being creative, infinite growth needed this desire of becoming what one is capable of becoming, वो होता है तुम्हारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन में। सो आई हैव फिजियोलॉजिकल कह रही मैं, साइकोलॉजिकल, भाई मेरे को लग रहा है मेरी स्पेलिंग, सो ये फिजियोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। मैं वही सोचूं कि मैं क्या बोले जा रही हूँ, चीज़ें वही हैं, सेम चीज़ें। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में फ़र्क होता है। इट इज़ योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, मुझे पता है इसमें मैं बहुत बारी बीच में से तुम लोगों को वो हो गया था, बट फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, हाँ मैं बोल रही थी कि तुम्हें लग रहा होगा भाई मैं क्या करा रही, बीच में से इतनी बड़ी गलतियाँ हो जा रही हैं, क्योंकि भाई मैं बहुत थकी पड़ी हूँ। 2:07 हो चुके हैं, अभी मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करके दूसरी डालनी था। रियली वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक्स जो बीच बीच में से हो रही है, क्योंकि मैं पूरे दिन इसी नोट्स को बनाने में लगी पड़ी थी और रेस्ट भी नहीं लिया मैंने। रियली सॉरी मिस्टेक्स हो रही है तो ठीक है, बट जानबूझ के नहीं कर रही मैं, आई एम रियली टायर्ड, रियली रियली सॉरी, ठीक है। और वीडियो भी मतलब अब जाएगी थोड़ी देर में एडिटिंग के बाद थोड़ी। चलो एनीवेज मैथ्स में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल, और उसके बाद होता है सेफ्टी नीड्स, देन वी हैव सोशल नीड्स, देन वी हैव एस्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल में वही मैंने बताया, रोटी खाना कपड़ा मकान वो सब। सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल अप्रेजल,
क्रिटिकल अप्रेजल क्या है, इफ सिंपल और लॉजिकल है, इट इज़ कंपैटिबल विद द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिमांड, ये प्रोवाइड करती है एक इंसाइट इनटू व्हाट इज कॉमन फॉर ऑल, इट एक्सप्लेन्स बाय अ पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशंस। नीड्स ही सिर्फ नहीं होती हैं चीज़ें, मतलब और भी चीज़ें लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, नॉट ओनली देयर नीड्स। कोई इंसान हो सकता है किसी चीज़ के लिए, मतलब चीज़ तो नहीं बेसिकली, कोई एक्सपेक्टेशन हो, कोई एक्सपीरियंस के लिए ही लाइक was motivated, explains why a person behaves differently in similar situations. Needs are not the only determinant of behavior. It may not have universal validity, नहीं हो सकती, not have that. Hierarchy of needs हमेशा fixed नहीं होती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसी hierarchy में needs हो जिस hierarchy में हम लोगों ने भी पढ़ी है। स्मॉल सैम्पल पे इसने करा था जिस उसने किया था तुम्हारे एक और किसका पढ़ा हम लोगों ने भी, जिसमें 200 अकाउंटेंट्स थे, हॉर्सबर्ग वाले ने। Once need is satisfied, it loses the motivating force. Done. अब एक डिफरेंस है भाई, फटाफट से उसको ख़त्म करते हैं हम लोग, चलो जल्दी आ जाओ। मैस्लो और हर्ट्ज़बर्ग के डिफरेंसेस, एनीवेज फॉर्मुलेशन। अब ये जो है वो नीड्स के बेसिस पे होता है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स। रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स मतलब बेसिकली हर्ट्ज़बर्ग मॉडल की, तो मैं बताती हूँ क्या कंक्लूजन था वो। हाँ जी, तो बीच में से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, सॉरी। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द मैस्लो की थ्योरी। तो इन टर्म्स ऑफ नीड्स होता है ये, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स या तो फिर मॉडल्स, रिवॉर्ड्स या तो फिर इंसेंटिव्स के उसमें होता है, ऑर्डर या तो फिर अरेंजमेंट्स ऑफ नीड्स। तो अगर मैं बात करूँ ऑर्डर या अरेंजमेंट के बारे में, तो हायरार्की या सीक्वेंशियल होता है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं था। दूसरे वाले में नेचर ऑफ थ्योरी डिस्क्रिप्टिव होता है, और ये होता है प्रिस्क्रिप्टिव। इसके अंदर चीज़ें प्रिस्क्रिप्टिव होती है, डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव किस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव इज हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली। एसेंस ऑफ थ्योरी, अनसेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट द इंडिविजुअल्स, यहाँ पे ग्रेटिफाइड नीड्स रेगुलेट करते हैं बिहेवियर को, ग्रेटिफाइड है सेटिस्फाइड। मोटिवेटर, एनी नीड के अंदर मोटिवेटर अगर वो रिलेटिवली अनसेटिस्फाई है, और इस बुक का मॉडल बोलता है कि सिर्फ हायर ऑर्डर नीड्स सर्व एज मोटिवेटर्स। एप्लीकेबिलिटी टेक्स जनरली ऑफ द मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल वर्कर्स, और एक माइक्रोव्यू लेता है हॉर्स बुक का मॉडल। ठीक है, अब तुम्हारा थ्योरी एक्स थ्योरी वाई मैंने करा दिया है, और मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं रहती है